friends, welcome back to my YouTube channel and my name is आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ महाजनपद काल का एक और पार्ट लेकर आए हैं। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट ला चुके हैं और आपने आई होप सो वो पार्ट देखा भी होगा। उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो 16 महाजनपद थे उनमें आपकी संख्याओं के बारे में दर्शाया, वर्तमान स्थिति बताई कि उनकी राजधानियां क्या थी और वर्तमान में वो कहां-कहां स्थापित है, और आपको दर्शाया था कि किस तरीके से उन 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध का विस्तार हुआ और मगध के बारे में जाना। ठीक है दोस्तों, और हमने मगध के साम्राज्य के बारे में जाना कि उस पर किन किन वंशों ने शासन किया। जैसा अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों वंशों ने शासन किया था। और लास्ट में हमने आपको बताया था कि घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर अपने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर हम पूरी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था, क्या नाम था उसका? धनानंद। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो मौर्य साम्राज्य का आपके संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी शासन नीति इतनी कुशल थी जिसके कारण उसने अपने क्षेत्र का, मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत भारी मात्रा में किया और अन्य क्षेत्रों तक मगध को फैलाया। कौन कौन से क्षेत्र थे? उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक तथा पश्चिम में अरब सागर तक उसने अपने साम्राज्य की नींव को फैलाया, या हम कह सकते हैं साम्राज्य की आपका विस्तार किया, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के शासन काल में ही आपके मगध को एक बहुत ही मजबूती से देखा गया, और हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य जो सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ वो आपके मौर्य साम्राज्य के टाइम पर ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से, हमें उसकी जानकारी कहां से मिलती है? दोस्तों, मौर्य वंश की जानकारी दो साहित्य, एक साहित्य स्रोत से मिलती है और एक पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। साहित्य स्रोत आपके पुस्तकों द्वारा हमें उसकी जानकारी मिलती है। सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य की नींव स्थापित करने में या मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी वो था आपका चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं चाणक्य या फिर कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की नींव में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके अलावा उनकी द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें थी अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका, आपके मुद्रा रक्ष, आपके जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, इनसे हमें, ये एक साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य और मगध साम्राज्य की सभी की जानकारियां प्राप्त होती हैं। बट लेकिन याद रखेंगे जो मौर्य साम्राज्य है उनसे रिलेटेड ये 3 ग्रंथ हैं, मतलब 3 ग्रंथ बोल दो या साहित्य बोल दो जिससे जानकारी प्राप्त होती है। बल्कि जैन और बौद्ध धर्म ऐसे 2 ग्रंथ हैं जिसमें आपके मगध से लेके अन्य और 16 महाजनपद जो है उनकी भी जानकारी मिलती है। परंतु मौर्य वंश में ये 3 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं साहित्य रूप से। ठीक है, पुरातात्विक की अगर हम बात करें, अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्र दमन के अभिलेख, ये कुछ आपके पुरातात्विक स्रोत है जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी दोस्तों मिलती है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आपके अशोक तक की कहानी देखेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में क्या क्या उनसे कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर जानते हैं आपके मौर्य शासन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि घनानंद को पराजित करके आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब चर्चा करते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं, तो सभी को पता लग गया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को समाप्त करके आपके मौर्य साम्राज्य
साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे ही मैंने आपको भी बताया कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके चाणक्य ने निभाई, तो जैसे ही आपके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं, राजा बनने के पश्चात आपके चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और चाणक्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पश्चात कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया, तो आप कह सकते हैं चाणक्य को, और चाणक्य को याद रखेंगे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र में आपके मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को समाप्त करता है, उसके साम्राज्य को उखाड़ के फेंक देता है और पराजित कर देता है, तो धनानंद की जो बेटी पुत्री है दुर्धरा, उससे विवाह कर लेते हैं दुर्धरा से, और दुर्धरा से विवाह करने के बाद पश्चात उन्हें क्या करते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो धनानंद जो था उसे अपना ससुर बना लेते हैं, और आपके उनको पराजित करते समय उनका संपूर्ण साम्राज्य अपने अधीन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे कई बार पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया, तो आप बता सकते हैं धनानंद की पुत्री दुर्धरा से इन्होंने विवाह करा। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, जो रिलेटेड टू क्वेश्चन आते हैं आपके, कि जो यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नामों से पुकारा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया या अन्य देश के इतिहासों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो हमारे देश के इतिहासों को भी आपके अन्य देशों में पढ़ा जाता है। तो यूनान के कुछ लेखक थे जो उस समय यहाँ पर आपके भारत में आपके यात्रा कर रहे थे, उन्होंने यहाँ के साम्राज्य, मगध साम्राज्य और अन्य क्षेत्रों के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा, और चंद्रगुप्त को उन्होंने एक अलग ही नाम से जाना कहा गया। तो जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया, और प्लूटो नाम का एक लेखक था, उसने सैंड्रोकोटस के नाम से आपके चंद्रगुप्त को नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त के दो अन्य नाम जो यूनानियों ने दिए, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। ठीक है दोस्तों, ये नाम दिए गए हैं या यही नाम चंद्रगुप्त के हैं, इसकी जानकारी किसने दी, तो 1793 में सर विलियम जोन्स ने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी कि ये जो एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस, ये जो दो नाम है, ये चंद्रगुप्त के नाम है। तो इनके नामों के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले आपके सर विलियम जोन्स थे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कई बन सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष धनानंद को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, तो 322 ईसा पूर्व में। अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, तो आप बता सकते हैं चाणक्य को, उनके दो अन्य नाम भी कौटिल्य और विष्णु, और चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, और धनानंद को समाप्त करके उसकी पुत्री से विवाह करा, तो विवाह कर किससे किया, तो दुर्धरा से अपना विवाह कर लिया, और दो नामों से जाना गया, वो मैंने आपको बताया। अब और आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देखिए 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस ने मगध पर आक्रमण किया। उस समय जो वहां का शासक था वो चंद्रगुप्त था। तो सेल्यूकस निकेटर ने जैसे ही मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य शातिर आपका एक राजा था, और उसका जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे वो भी एक वो थे प्रधानमंत्री, जिसके परिणाम स्वरूप जब सेल्यूकस निकेटर ने आपके आक्रमण किया मगध साम्राज्य पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। और उसे पराजित करने के बाद, जैसे सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद उसकी भी पुत्री कर्नेलिया या हेलेना से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। जिस तरीके से धनानंद को समाप्त किया, उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया, वैसे ही सेल्यूकस निकेटर की पुत्री को सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद उनकी भी पुत्री से क्या कर लिया, इन्होंने विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने, या तो आप ये कह दो दहेज के रूप में, या ये कह दो कुछ जो क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने जीते थे वो क्षेत्र किसको दे दिया, आपके अपने दामाद चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है, तो सेल्यूकस ने 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और
रखेंगे काबुल, गंधार, हेरत और आपके मकरान ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे प्रांत थे जो चंद्रगुप्त को दिए गए। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया, 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट दिए। ठीक है, 500 हाथी क्या करे, सेल्यूकस निकेटर्स को भेंट दे दिए। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि विवाह तो कर लिया दूर दराज से। उसके बाद के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करता है दोस्तों, तो आक्रमण करने के बाद वो पराजित होता है, मगध पर आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसे पराजित कर देते हैं और उनकी भी पुत्री हेलेना से विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात सेल्यूकस निकेटर 4 प्रांत देता है, काबुल, गंधार, ठीक है, हेरत और मकरान। जिसके बाद आपके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, आपके 500 हाथी भेंट देते हैं आपके सेल्यूकस निकेटर को। और एक चीज और है कि जो सेल्यूकस निकेटर थे उन्होंने अपने राजदूत, उनके जो राजदूत थे उनका नाम था मेगस्थनीज। याद रखेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को आपके उसमें भेजा, उनकी सेवा में भेजा, तो आप कह सकते हो मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों इंडिका। तो याद रखेंगे इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, जिन्हें कहां भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्हें भेजा गया तो उन्होंने उनके दरबार में ही रहते हुए मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ जानकारियां लिखी, और वही जानकारियां आपको किस पुस्तक में मिलती है, इंडिका नामक पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात अंत कैसे हुआ आपके चंद्रगुप्त मौर्य का, तो जैन धर्म के एक गुरु थे भद्रबाहु, उनसे प्रभावित होकर, जैन धर्म के एक गुरु भद्रबाहु, उनसे प्रभावित होकर आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, और जब जैन धर्म को अपनाया तो कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहां पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि, दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि याद रखेंगे किससे प्रभावित होकर आपके क्या नाम है जैन धर्म अपनाया, तो उनके गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उनसे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाते हैं। और 1988 ईसा पूर्व में 1908 में ईसा पूर्व में आपके कर्नाटक की एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहां पर संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं। ठीक है दोस्तों, संलेखना विधि एक ऐसी विधि मानी जाती है जिसमें व्यक्ति एक कठोर तपस्या या आप कह दो कि अन्न, पानी, जल सब कुछ त्याग कर आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप भगवान और आत्मा का मिलन करवाने की कोशिश कर रहे हो और अपने शरीर को इसी में क्या कर देते हैं, आप लोग त्याग देते हैं। तो इसी विधि को आपके संलेखना विधि कहा गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की समाप्ति के पश्चात, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात, उनके पुत्र बिंदुसार को उनके आप कह सकते हो उनके वारिस के रूप में चुना गया और अगला राजा बिंदुसार को बनाया गया। ठीक है, अब बिंदुसार से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तत्वों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों जानते हैं आपके बिंदुसार के बारे में। मैंने आपको बताया जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने आपके जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपनाने के पश्चात उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और उनके शरीर को त्यागने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में आपके किसे चुना गया, बिंदुसार को। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे और जो उनकी माता थी उनका नाम था दुदरा। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि धनानंद को समाप्त करने के पश्चात उनके साम्राज्य को उनकी पुत्री दुदरा से विवाह किया और विवाह के पश्चात आपके बिंदुसार की उत्पत्ति हुई, बिंदुसार पुत्र था उनका। फिर उसके पश्चात बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब क्या है दोस्तों, अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि बिंदुसार को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं अमित्र घात। कई बार अमित्र घात के बारे में भी पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए बिंदुसार जो था उन्होंने अपने शासन काल में कई के विदेशी राजाओं से दोस्ती की, उनके साम्राज्य का विस्तार करने में उन्होंने सहायता भी की। तो
यूनान के जो सीरिया के जो शासक थे एंटीयोकस, उन्होंने जब उन्होंने आपके बिंदुसार से मित्रता की तो उन्होंने अपने राजदूत डाइमेकस को आपके बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो याद रखेंगे सीरिया के जो शासक थे एंटीयोकस, उन्होंने डाइमेकस को, जो उनके राजदूत थे, उन्हें कहां भेजा? बिंदुसार के दरबार में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? तो आप कह सकते हैं बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो बिंदुसार थे उन्होंने सीरिया के जो शासक थे एंटीयोकस, उनसे अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की। भाई मित्रता बहुत ज्यादा हो गई थी। मित्रता होने के पश्चात उन्होंने क्या करा? उन्होंने सोचा क्यों ना वहां से कुछ सामान मंगवाया जाए जो वहां के प्रसिद्ध थे, जिसमें अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक थे। परंतु हुआ भी वही, सीरिया के राजा ने क्या करा? अंजीरी और मीठी शराब को तो आपके उनके पास भिजवा दिया, बिंदुसार के पास। परंतु यूनानी दार्शनिक को आपके उनके दरबार में नहीं भिजवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीरिया का कानूनी हवाला देते हुए यह कह दिया कि यूनानी दार्शनिक किसी भी देश में क्रय विक्रय नहीं किए जाते, ये हवाला देते हुए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ और टॉपिक देखते हैं आपके बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार जो था वो आजीवक सांप्रदायिक का अनुयायी था। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार के समय ना एक तक्षशिला में आपके विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब बिंदुसार का शासनकाल था उस समय तक्षशिला में काफी बहुत ज्यादा विद्रोह बढ़ गया। उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार था वो बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशील था। बिंदुसार का बड़ा बेटा तक्षशिला का आपका राजकुमार था जिसका नाम था सुशील। परंतु दोस्तों वो उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, जिसके कारण बिंदुसार की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसी समस्या को देखते हुए उस समय अवंती के राज्यपाल के रूप में आपके अशोक जो था उस समय वहां पर आपके राज्यपाल की भूमिका में था। तो जब सुशील जो उसका बड़ा बेटा था और तक्षशिला का राजकुमार भी था, जब विद्रोह को नहीं दबा पाया तो बिंदुसार की जब समस्या बढ़ती देखी तो बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को आपके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक काफी क्रूर शासक बोला जाता है, एक ऐसा शासक था जिसके आपके तक्षशिला में एंट्री होने के साथ ही वहां पर चल रहे विद्रोह को तो कुछ ही समय में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अशोक की छवि देख सकते हैं किस तरीके की रही होगी कि उसके एंट्री करते ही तक्षशिला में विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं कि तक्षशिला के राजकुमार कौन थे? तो सुशील थे। और जब तक्षशिला में विद्रोह चल रहा था तो उस समय अशोक किस क्षेत्र का राज्यपाल था? तो अवंती का। ठीक है, तो वही चर्चा फिर बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात जो अगला उत्तराधिकारी के रूप में उसके बड़े बेटे को नहीं चुना गया बल्कि अशोक को राजा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात कौन राजा बना? अशोक। अब आगे जो हम देखेंगे वीडियो में जानेंगे आने वाले पार्टों में, वो अशोक के बारे में जानेंगे, क्योंकि अशोक अपने आप में एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है और अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों आपको महाजनपद काल का सेकंड पार्ट समझ आया होगा। इसमें हमने मौर्य साम्राज्य के कुछ राजाओं के चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में चर्चा की। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने काफी कुछ बताया था आपके महाजनपद काल के बारे में। आई होप सो आपको क्लियर हुई होगी। यदि आपको कोई भी ऐसा डाउट लगता है या कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि जो हमसे मिस हो गया है, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। उस टॉपिक पे ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।